हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी रूपक सिंह और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स जो कि क्लास 12 का एक टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में अगर हम कहें तो ये सिंपल सा एक रिएक्शन है जो कि सिर्फ एक स्टेप में होता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में, तो एक ऐसा रिएक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेप में होता है, जो कि रिएक्टेंट स्टार्ट हो और जाकर के प्रोडक्ट में जाकर के खत्म हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक रिएक्शन है जो कि ए से उठा और सीधे जाकर के किस में फॉर्म कर गया, बी में। इसका मतलब है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पर ए का फॉर्मेशन सीधे किस में हो जा रहा है, बी में। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पहला ही स्टेप में यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला अगर हम लोग लिखें कि ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का सिंगल स्टेप रिएक्शन है। दिस वन इज सिंगल स्टेप रिएक्शन जो कि एक रिएक्टेंट से हुआ सीधे प्रोडक्ट में चला गया। उसी प्रकार अगर मान लो कोई एक रिएक्शन है, जैसे हम यहाँ पे लिखे 2a प्लस बी और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, अगर मान लो सी में, तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा अब वो क्या होगा, ए पर भी डिपेंड करेगा, बी पर भी डिपेंड करेगा और ए के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर इसके लिए रेट लिखे तो रेट क्या हो जाएगा, के और ए का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बी। इसका मतलब है कि जो भी इस प्रकार की चीजें हैं, जो ऑर्डर है वो उसके एक ही स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि इस केस में किसी प्रकार का इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, सिंगल स्टेप है तो एक ही स्टेप में चला जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में नो इंटरमीडिएट्स आर। इस चीज के लिए अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में भी आए कि ग्राफ के फॉर्म में देखा जाए कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, तो देखो ग्राफ के फॉर्म में अगर कहें तो देखो ये कुछ ऐसा है कि मान लो एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन क्या हो रहा है कि अगर ये सीधे यहां से लेकर के यहां तक स्टार्ट हो जा रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यहां से स्टार्ट हुआ सीधे यहां पे जाकर के ये एंड हो जा रहा है। इट मीन्स इसका जो ये वाला स्टेप है दैट इज यही इसका क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। ये क्या हो जाएगा, इसका एक्टिवेशन एनर्जी होगा। तो बेसिकली इस केस में ये रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, जो कि ये इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। सिमिलरली अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि ये ग्राफ जो है ये कुछ इस प्रकार से आएगा कि ये रिएक्शन ऐसा है और यहां तक है। इस केस में इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे रिएक्शन जो कि सिर्फ एक स्टेप में होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे क्या करें, एलिमेंट्री रिएक्शन। और इनका जो रेट होगा या ऑर्डर होगा सिर्फ वो एक फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। मीन्स इसका जो ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो किसके बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ये उसके बराबर होगा। इस चीजों के लिए हमें किसी हाइपोथेटिकल प्रोसेस में नहीं जाना होगा, तो जो भी यहाँ पर इसके फॉर्म में आ जाएगा वही लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर किसी एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के बारे में बात करें तो इसका जो रेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो ए का पावर ए और बी का पावर क्या हो जाएगा, बी होगा। वेर ए और बी क्या है, दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन। इट मीन्स इसका जो ऑर्डर होगा वो उसके स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड करेगा, जो कि ये जो सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं ये रिएक्शन कौन सा है, तो ये ए बी बी और ये प्रोडक्ट में हो सकता है कि कोई किसी प्रोडक्ट के फॉर्म कर रहा होगा। तो बेसिकली इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो रेट पे डिपेंड करता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में बात करने के लिए। तो जैसा कि नाम ही है इसका, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होते हैं, एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार की एक्टिवेशन एनर्जी की भी वहां पे जरूरत होती है और एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की देखो सबसे बड़ी खासियत अगर हम लोग देखें कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, तो ये आपके मल्टीपल स्टेप में होता है।
कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होंगे, मल्टीपल स्टेप्स में होंगे। जैसे कि अगर किसी एक रिएक्शन के फॉर्म में बात करते हैं कि अगर ऐसा है कि A2 जो है वो B से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा, दैट इज C का फॉर्मेशन कर रहा है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि AB प्लस A के फॉर्म में कर रहा है। ये क्या है, ये ओरिजिनल रिएक्शन है जो कि उसके बारे में अगर हम बात करते हैं। अगर इसको स्टेप वाइज में जाए तो देखो स्टेप 1 में क्या है कि ये A2 जो है वो क्या हो रहा है, A और A में क्या हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो A2 है दैट इज स्टेप 2, ये A में जो प्रोड्यूस हुआ A और यहाँ पर B आपस में रिएक्ट किसका करेगा, AB का फॉर्मेशन करेगा। अगर अब ये दो हाफ रिएक्शन का हो या इस स्टेप्स वाले रिएक्शन को गए तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, एक A और A कैंसिल हो जाएगा और फाइनल ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या है कि ये A जो है वो रिएक्शन का पार्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है वो एक प्रकार का बीच में एक टर्म बना जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट टर्म्स है। तो ये इंटरमीडिएट है। इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकेंड में दैट इज intermediate will form in reaction। और देखो क्या खासियत है, ये इंटरमीडिएट है, इसको हमें रिमूव भी करना है, ये मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का ये पार्ट हो ही नहीं सकता। तो मतलब एंड वी हैव टू रिमूव इट। और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फॉर्म हो रहा है इसको हटाना होगा। किसी के आगे हम बहुत सारे प्रोसेस देखने वाले हैं जैसे इनको कैसे हटाना है। यहाँ पर इस केस में अगर हम बात करें मोर देन वन ट्रांजिशन स्टेट, टीएस इज ट्रांजिशन स्टेट, एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी भी अलग अलग होगा। जो सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पे लग रहा होगा वो सबसे स्लो स्टेप होगा, सबसे क्या होगा उसी को हम आरडीएस कहेंगे, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। तो यहाँ पर मोर देन वन ट्रांजिशन स्टेट होगा और जो सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन एनर्जी जहां पर होगा वही उस स्टेट का क्या होगा, आरडीएस होगा, दैट इज सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। और रेट ऑफ रिएक्शन इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। हम आते हैं अब नेक्स्ट ग्राफिकल फॉर्म में भी। देखो क्या होता है कि जैसे ही रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए का बॉन्ड टूट रहा है, ए का बॉन्ड टूट रहा है किसमें, ए में के जा रहा है, फिर ए और बी आपस में ये रिएक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे कोई एक स्टेप जो होगा वो स्लो स्टेप होगा, कोई एक रिएक्शन क्या होगा फास्ट स्टेप होगा, जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी चीज को अब हम लोग नेक्स्ट में आने वाले हैं, दैट इज जो हम कह रहे हैं एक से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट हो सकते हैं। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में देखते हैं तो एक से ज्यादा ट्रांजिशन फॉर्म कैसे होगा, इसी चीज के बारे में। तो अगर कोई रिएक्शन है वो हो सकता है कि ऐसा फॉर्म जाए, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर इस प्रकार से है। मतलब यहाँ पर ये जो पीक देख रहे हो ना, ये एक से क्या है ज्यादा है। अब यहाँ पर देखना कि अगर ये रिएक्टेंट है और ये क्या है प्रोडक्ट है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम के फॉर्म में हम लोग लेकर के चलते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या होगा कि यहाँ पर इंथैल्पी की बात करते हैं या एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इस बार क्या है कि दो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रहे, दैट इज यहाँ पे हम कह रहे हैं कि TS1 है, ये क्या है TS2 है। अब यहाँ पर पहली बात होती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा RDS है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी अगर देखें तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना है और इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यहाँ से। मतलब रिएक्टेंट को ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सो दैट की एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए। नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर आया, फिर ये एनर्जी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सो दैट कि ये बैरियर क्रॉस कर पाए। तो किस स्टेप में, ऑल्दो देखो ना कि ये सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, तो अगर हम बात करें कि कहाँ पर किस स्टेप में सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और जहां पर सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वही क्या होगा, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, एक प्रकार का स्लोएस्ट स्टेप है, और TS1 ही क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन का क्या होगा, RDS हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार एक से ज्यादा मल्टीपल फॉर्म हो सकते हैं। मैं एक और ग्राफ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए कि ये ग्राफ एक से ज्यादा तरीके से इस तरीके से यहाँ पर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा आ जाए
और ये कुछ इस प्रकार से चला जाए। नाउ इस बार देखो क्या है कि ये अगेन इस बार क्या है, ये TS1 है, ये जो सबसे पीक वाला है वो क्या है TS2 है, ये टाइम है और ये एनर्जी वाला है, ये रिएक्टेंट है और यहाँ पर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इस बार देखना है कि इस बार क्या है कि एक बार यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, दैट इज फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, सो दैट कि वो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस कर जाए। फिर ये क्रॉस करके फिर यहाँ पर नीचे आ जा रहा। अब क्या है, इसे दूसरा और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए सो दैट कि ये क्या करे, इस ट्रांजिशन को क्रॉस कर पाए। अब देखो कि किस स्टेप में सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर सेकेंड स्टेप में जरूरत पड़ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो स्टेप है वो एक प्रकार का क्या है, ये स्लो स्टेप है। मतलब रिएक्शन का जो RDS है दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये इसी पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर ये वाला जो स्टेप है यही इस रिएक्शन का क्या है, RDS है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। तो देखो गाइज यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है और RDS ऑफ द रिएक्शन क्या होगा उस चीजों के बारे में बात की। नाउ अब हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, ऑर्डर क्या है, मॉलिक्युलैरिटी क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक सबसे पहला एग्जांपल हम पिछले बार की तरह ही लेते हैं कि यहाँ पर A2 जो है वो B से रिएक्ट करके यहाँ पर AB और A का फॉर्मेशन अगर कर रहा और हम यहाँ पर देखें कि इसका ऑर्डर क्या है किस प्रकार से। इस केस में देखो कि पहला केस हम क्या ले रहे हैं और ये लिखना होगा हमें, ये एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये एक्चुअली क्या होता है एग्जाम में गिवन भी होता है कि कौन सा स्लोएस्ट स्टेप है कौन सा फास्टेस्ट स्टेप है। तो स्टेप 1 में देखो हम लोग यहाँ पर एक बार क्या कर रहे हैं कि A2 जो है उसको हम कन्वर्ट करें किसमें, A प्लस A, या हम उसको 2A में कह सकते हैं। और इस बार क्या है, यही स्लो स्टेप है, इसको हम एज्यूम करके क्या चल रहे हैं कि ये एक स्लो स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप 2 में देखना, ये जो A बना है उसका एक A ये B से रिएक्ट करके किसके साथ जा रहा है, AB में, और ये एक फास्ट स्टेप है, इसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें फास्ट स्टेप है। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे RDS पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि अगर इसके लिए K1 है और इसके लिए K2 है तो रेट जो होगा वो सिर्फ स्लो पे डिपेंड करेगा, और स्लोप के लिए क्या हो जाए ये K1 और A2 पे डिपेंड करेगा, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब A2 और उसमें भी कोएफिशिएंट क्या है 1। तो इस केस में अगर हम बात करें कि इस केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसकी बात करें तो ये रिएक्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट मींस कि प्रैक्टिकली हमें समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ A2 पे डिपेंड करेगा, रेट B पर डिपेंड नहीं करेगा। ना उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर अगर रेट इक्वेशन लिखना चाहे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, K1 E2 का पावर 1 और यहाँ पे B का पावर हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। दैट इज ये एक रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से लिखा कि भाई इस रिएक्शन कैसा हो सकता है, ऑर्डर क्या होगा। अब इसी रिएक्शन का हम देखो कि स्टेप अब यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। इट मीन्स कि अब यहाँ पर ये जो है सेम रिएक्शन है और इसकी में स्टेप 1 जो है सेम रिएक्शन, देखना स्टेप 1 है। इस बार हम क्या करें, A2 से ये जो K1 जा रहा है और ये A प्लस A, इसको हम फास्ट रिएक्शन एज्यूम करके चल रहे हैं, ये रिएक्शन फास्ट है। और स्टेप 2 जो है यहाँ पर A और B जो आपस में रिएक्ट कर रहा है, ये किसमें है K2 में, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, AB है, और ये एक स्लो रिएक्शन है। तो इस केस में क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, जो उसका सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, और ये क्या है स्लोएस्ट स्टेप है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, K2 पर, A पर, और किस पर डिपेंड करेगा, B पर। ये रेट इस पर डिपेंड करेगा। तो B तो हमारा रिएक्टेंट का पार्ट था ही, लेकिन A रिएक्टेंट का पार्ट नहीं था, रिएक्टेंट का पार्ट क्या था, A2 था। इट मीन्स कि यहाँ पर जो A है वो एक प्रकार का क्या है, इंटरमीडिएट टर्म है। इसका मतलब है कि हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को देखना है, यहाँ पर क्या है, A2 से 2A जा रहा है, तो क्या ऐसा है कि हाफ A2 से किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर A का फॉर्मेशन होगा। A का जो फॉर्मेशन होगा वो A2 के क्या होगा, यहाँ पे हाफ वाले पार्ट से हो जाएगा।
इट मीन्स कि ये जो रेट है, बेसिकली इसको समझना ऐसा है कि अगर कोई केक बनाने वाली जो बेकरी है उसका प्राइस जो है किस पर डिपेंड करेगा, क्रीम पर भी डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा, आटे पे भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, और आटे का प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है, गेहूं पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली एक सिक्वेंशियल चीजें हैं। तो यहाँ पर आप देखना है कि R इक्वल टू K2 और ये इसके फॉर्म में है। अब यहाँ पर A तो इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर A का रेट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा K2 K1, A2 का पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2 होगा। फिर से इसको देखना, ये K1 है, अब A का जो फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो K1 पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि ये इसका रेट कांस्टेंट है, और A2 के किस पे डिपेंड करेगा, हाफ A2 पर, मतलब वो पावर में चला जाएगा। दैट इज हम लोग जो लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ देखते हैं, तो इसके बारे में तो हम लिख सकते हैं कि फाइनली क्या लिख सकते हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ टू कांस्टेंट विल ऑलवेज अ कांस्टेंट। अब A के बदले क्या हो जाएगा, A2 का पावर हाफ, और B क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हम इसको यहाँ पर B लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A2 इंटू क्या हो जाएगा B, और इसका पावर हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर किसके बराबर होता है, तो दैट इज सम ऑफ पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट के लिए। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो ये हाफ प्लस 1 दैट इज 1.5 ऑर्डर। इसीलिए जब थ्योरेटिकली हम लोग कहते हैं तो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव या जीरो एज वेल एज इन फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन में कैसे आता है उसका ये एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है। इस रिएक्शन को देखा जाए तो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ फर्स्ट रिएक्शन क्या है, वो 1 ही है यहाँ पर। मॉलिक्युलैरिटी ऑफ सेकेंड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2 के बराबर होगा। तो ये ऑर्डर हो गया और ये इसके यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करें, सो दैट के यहाँ पर ये कैलकुलेट किया। एक और ऐसा ही रिएक्शन हम और अभी करने वाले हैं इसी तरीके का, जहां पर 2NO2 जो है वो F2 से रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन किसका कर रहा है, NO2F का। यहाँ पर इस चीजों के लिए एक कॉमन रिएक्शन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और इसके भी हम 2 केस लेने वाले हैं सो दैट कि आपको समझ में आए। ऑल्दो एग्जाम में तो आपको कोई एक ही टर्म लिखा रहेगा, लेकिन इस रिएक्शन के 2 टर्म हम यहाँ पे लिखने वाले हैं केस, अलग अलग केस में, सो दैट कि आप सीख पाओ अच्छे से। पहला केस में देखना यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्टेप 1, ये जो NO2 है ना, NO2 ये F2 से रिएक्ट करके यहां पर क्या बन रहा है, NO2F प्लस F, ठीक है। और ये एक प्रकार का स्लो रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन को हमें लिखना होगा, मेंशन करना होगा कि ये रिएक्शन क्या है, ये स्लो रिएक्शन। नेक्स्ट स्टेप में देखना कि स्टेप 2 में हम क्या कह रहे हैं, ये जो फ्लोरीन बना है ये NO2 प्लस F, ये किस में बन जा रहा है, अगेन NO2F। ये एक प्रकार का क्या है, ये फास्ट रिएक्शन है। ऐसे भी देखो, ये तो ऑथेंटिक वे में चल रहे हैं क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा है कि फर्स्ट स्टेप में F2 को तोड़ने में भी कुछ एनर्जी लगेगा, और F2 को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज वो क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा। तो स्लो स्टेप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये चीज है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो अगर मान लो इसका रेट कांस्टेंट K1 है और ये K2 है, तो देखना कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट का इक्वेशन लिखें तो R किस पे डिपेंड करेगा, K1 पर, और किस पे डिपेंड करेगा, NO2 पर, और किस पे डिपेंड करेगा, F2 पर। दैट्स इट, बस यही हो जाएगा। बाकी स्लो स्टेप है तो बाकी पे डिपेंड करेगा ही नहीं। अब इस स्टेप में देखना है कि इसका पावर क्या है, 1 है। इट मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 दैट इज 2। अगर इसी चीज को अगर हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते तो हमें क्या दिखता है, 2 दिखता, 1 दिखता है यहाँ पर, दैट इज ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, ये क्या आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये चीज दिख रहा है। साथ ही साथ ये दोनों स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसकी जो मॉलिक्युलैरिटी होगी, मॉलिक्युलैरिटी इज इक्वल टू 2 फॉर बोथ रिएक्शंस। दोनों रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलैरिटी इसकी क्या होने वाली है, ये 2 है। ये दिख रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन। नेक्स्ट में देखो सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, अब रिएक्शन को हम स्लो और फास्ट वाले को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। इट मींस कि जो स्टेप 1 की अगर हम बात करते हैं, यहां पर NO2 प्लस F2, और यहां पर क्या बन रहा है, NO2F
प्लस F, और इसको हम कह रहे हैं कि ये एक फास्ट रिएक्शन है। ये एज्यूम करके चल रहे कि ये क्या है, फास्ट रिएक्शन है। अब यहाँ पर देखना कि स्टेप 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन NO2 और F ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनेगा, NO2F, और ये क्या है, एक स्लो रिएक्शन। तो ये K1 है और ये क्या है, K2 है। तो पूरे स्लो इसलिए है क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, थोड़ा हाई होगा। अब यहाँ पर समझना है कि रेट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। इट मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, K2 NO2, और किस पे डिपेंड करेगा, ये F पे डिपेंड करेगा। क्या ये चीजें क्लियर है? लेकिन इस रिएक्शन में F का जो फॉर्मेशन है वो कहां से आएगा, तो F का जो यहाँ पर फॉर्मेशन है वो किससे आएगा, दैट इज इसी रिएक्शन के फॉर्म से आएगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, F लेकर के चलना होगा। ये इस तरह प्रोसेस है, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। फिर F का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगा, हाफ F2 से आ रहा होगा। तो बेसिकली इस चीजों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट इज K2 K1 NO2, और ये F2 का पावर क्या हो जाएगा, हाफ, बिकॉज F तो इंटरमीडिएट टर्म है, F2 उसका क्या है, रिएक्टेंट है। तो फ्लोरीन का F का फॉर्मेशन कब होगा, व्हेन वी टेक हाफ ऑफ F2। तो यहाँ पे हाफ लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0.5 दैट इज 1.5। तो इस तरीके से हम लोग इसके रिएक्शन का मैकेनिज्म यहाँ पर निकाल सकते हैं। एक और इसी तरीके का मैकेनिज्म हम आपको दे रहे हैं, और ये एन बस्ती का एक बढ़िया सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3ClO माइनस है, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस। ये एक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है। अब हम लोग आते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में देखो क्या है कि 2 जो ClO माइनस है ये कन्वर्ट किस में हो रहा, ClO2 माइनस प्लस ये Cl माइनस में, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। स्टेप 2 में देखो क्या हो रहा है, ये जो ClO2 माइनस है ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ClO माइनस से, और अगेन इसका फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसका, ClO3 माइनस से, प्लस क्या हो रहा है, Cl माइनस। ये चीज यहाँ पे क्लियर है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए कि इस रिएक्शन को हम क्या करें, फर्स्ट इस रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, स्लो रिएक्शन कह रहे हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट वाले रिएक्शन को अगर हम स्लो कहते तो सेकेंड पे डिपेंड करता ही नहीं। अब ये फर्स्ट हो जाता तो रिएक्शन इसका जो फॉर्मेशन है किस पे डिपेंड करता है, 2 पे, तो ऑर्डर 2 हो जाता है। ये फर्स्ट आसान होते हैं इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब सेकेंड में इसमें देखा जाए कि जो रेट होगा वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा। इट मीन्स इसका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, अगर ये K1 है और ये K2 है तो ये K2 पे डिपेंड करेगा और ClO2 माइनस, और ये किस पे डिपेंड करेगा, ClO माइनस पर। मतलब रेट जो है स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा, दैट इज रिएक्टेंट पे डिपेंड करने वाला। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये जो ClO2 है एक प्रकार का इंटरमीडिएट टर्म है, और ये जो रिएक्शन में रहेगा ही नहीं, इसको तो हमें हटाना है। अब इसका तो फॉर्मेशन जो है वो कहाँ से हो रहा, तो 2 मोल्स ऑफ ClO माइनस से। तो इस चीज को रिप्लेस करने के लिए देखो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, K2 K1 ClO माइनस, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है ये देखना है यहाँ पर, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 2ClO से, और ये क्या हो रहा है, ClO माइनस। प्रोडक्ट ऑफ 2 कांस्टेंट विल ऑलवेज अ कांस्टेंट, और ये क्या हो रहा है कि ClO माइनस इसका होल का पावर क्या हो जा रहा है, 3। तो ये इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर देखो क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इस चीज को आप पहचान सकते हो कि थर्ड ऑर्डर है। अगर मेरे से कोई पूछे कि मॉलिक्युलैरिटी क्या है, तो यहाँ भी देखो 2 है, यहाँ 1 + 1 है, तो मॉलिक्युलैरिटी जो है वो क्या है, 2 है फॉर इच रिएक्शन। तो यहाँ से हम लोगों ने इसके लिए भी कैलकुलेट किया। अब यहाँ से एक और पार्ट आता है जो कि इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इक्विलिब्रियम वाला पार्ट करते हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं, और ये जेईई मेन में पूछा भी गया है, दैट इज ओजोन वाला क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्वेश्चन क्या है कि O3 का कन्वर्जन है O2 में, यहाँ पर ये 3 मोल है और ये 2 है, दैट इज ये एक प्रकार का रिक्वायर्ड इक्वेशन।
अब हम देखते हैं कि स्टेप वन में देखो क्या होता है, ये जो O3 है ना, ये कन्वर्ट होता है O2 प्लस O में, इस फॉर्म में यहां पर जाता है, ठीक है। स्टेप 2 में देखना क्या हो रहा है, ये O3 जो है वो O से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये 2O2 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये यहां पर आ रहा है। और इस केस में देखो, अगर हम इसको स्लोएस्ट स्टेप रख दें फर्स्ट वाले को, तो रेट तो सिर्फ O3 पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर 1 हो जाएगा, यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। और इस केस में क्या होता है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर के भी होते हैं, ये रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो देखना है यहाँ पर, इसको हम फॉरवर्ड वाला को K1 कह रहे हैं, इसको K2 कह रहे हैं, और इसको K3 कह रहे हैं। और साथ ही साथ इसको हम क्या करें कि ये स्लो स्टेप है और ये क्या है, ये एक फास्ट स्टेप है, स्लो और फास्ट स्टेप। अब देखो क्या है, रेट तो स्लो पे डिपेंड करेगा, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, K3O3 इंटू O। लेकिन ये जो O है वो एक प्रकार का इंटरमीडिएट है, और उसको हमें क्या करना होगा, इस रिएक्शन से हटाना होगा। तो पहला वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पर अगर हम बात करें तो देखो ये चीजें समझ सकते हो कि K इक्विलिब्रियम ये किसके बराबर होता है, दैट इज K फॉरवर्ड बाई K बैकवर्ड। तो K फॉरवर्ड यहाँ पर क्या है, K1 है, और ये किसके बराबर है, K2। और K इक्विलिब्रियम किसके बराबर होता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये किसके बराबर होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब O2, और ये क्या हो जाएगा O डिवाइड बाय क्या हो जाएगा O3 का कंसंट्रेशन। और यहां से इस इक्वेशन से हम लोग अब ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो देखना कि K1 K2 O3 और ये क्या आ रहा है O2। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसका, इसके बदले हम ये टर्म यहाँ पे लिखने वाले, तो यहाँ पर ये टर्म लिखेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखना यहाँ पर K3O3, और ऑक्सीजन के बदले वो टर्म लिखेंगे हम, तो ये K1 K2O3 बाई O2। और इसको हम रीअरेंज करके फिर से लिख रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या आ जाएगा, K1 K3 K2 और O3 और O3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो O3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओजोन यहाँ पे दो बार आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर आ रहे हैं, और यहाँ पर O2 जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो आइदर इसको डिवाइड करके लिखे, या एक तरीका है कि O2 क्या ले ले, -1 ले ले। क्यों, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो जो रेट का फाइनल एक्सप्रेशन होगा ये ओजोन वाले रिएक्शन के लिए यही होगा। अब यहाँ पर ऑर्डर देखा जाए, तो ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस -1, दैट इज ये क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी की अगर बात किया जाए तो मॉलिक्यूलरिटी आप यहां से देख सकते हैं। ऑर्डर देखना, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, ये नहीं देखना, लेकिन ये पे क्या पावर इसका -1 है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या दिखेगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो गाइस यहाँ पर देखना है कि कभी कभी जो हम लोग सुनते हैं कि ऑर्डर रिएक्शन कैन बी निगेटिव, तो वो किस केसेस में होगा, तो वो मैक्सिमम जो हमने आ रहा है जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग वो इक्विलिब्रियम वाले केसेस में होते हैं कि हो सकता है कि न्यूमरेटर वाला पावर 0 हो जाए, डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये माइनस